ये पीछे आ रही है प्रमाण पत्र नहीं देगा महादलित मिशन दीपक जी कितने शांति बना रहे हैं लंबा चौड़ा शिक्षक आगे धीरे धीरे करना पड़ता है बनता नहीं है बैठे रहिएगा सब सबका जवाब रहेगा समाज कल्याण डिमांड पर शिक्षा विभाग दे दो काम होना वहाँ बैठे रहो हो जाएगा आप बैठे बैठे नहीं आपके लिए आए हैं खुद आपके से कोई राशन हमको देगी राशन कुछ नहीं मिलता है गाँव में शराब मिलता है यही सब माहौल रखा है एक भी काम नहीं होता है 1000 आदमी का सोने के बाद दिमाग में बचा हुआ है हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम में सबसे पहले विशेष न्यायालय विधेयक पारित कराया और उसके अंतर्गत एक तो भ्रष्टाचार के मामलों का समय सीमा में निपटारा ट्रायल और दूसरी बात उसमें है महत्वपूर्ण कि अगर जांच एजेंसी की नज़र में उनकी संपत्ति आय से ज़्यादा है और भ्रष्ट तरीकों से अर्जित है संतुष्ट है तो उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और इस मामले में अनेक लोक सेवकों की संपत्ति जब्त की गई है सब आपको मालूम तो और उसके बाद कई इनिशिएटिव हम लोगों की तरफ से लिए गए बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया जा रहा है लगातार और उसमें रंगे हाथ लोग घूस लेते हुए पकड़े भी जाते हैं फिर भी उसमें दो तरह का मामला चलता है एक तो आपराधिक मामला चलता है जो एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसके साथ साथ उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई चलती है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलता है दोनों समानांतर चलते हैं और इसी प्रकार से भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक कार्रवाइयां हो रही उसको दूर करने के लिए अब जो हम लोगों ने तय किया बिहार पहला राज्य बना कि जितने भी लोग हैं शुरू किया हमने मुख्यमंत्री मंत्री से लेकिन सरकार के जितने कर्मचारी हैं सर्वोच्च अधिकारी से लेकर मुख्य सचिव से लेकर लिपिक तक सबको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है और उसको सार्वजनिक किया जाता है। ये बिहार पहला राज्य बना जहां से ये सब सिलसिला शुरू हुआ
तो इन सारे मामलों में फिर और हमने भ्रष्टाचार के मामलों को प्रत्येक कोण से देखना शुरू किया है, आर्थिक अपराध के रूप में भी उसको देखना शुरू किया। इसलिए हमारे यहाँ जो आर्थिक अपराध इकाई है उसको सशक्त किया गया और विजिलेंस में भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट का गठन किया गया। तो विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई, इन सबों के द्वारा विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। हमने बैठक रख के उसकी समीक्षा की और हमारा मुख्य जोर इस बात पर है कि जो प्रक्रिया चल रही है और जो न्यायिक प्रक्रिया है, किसी को पकड़ा गया तो उनका चार्जशीट समय सीमा के अंदर जमा हुआ और फिर कोर्ट में उस मामले को जमा किया गया, उसका एक ट्रायल होता है। एक पक्ष और एक पक्ष है जिसमें हम सरकार के विभाग की डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाते हैं। तो हमने मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव और डीजीपी के साथ एक बैठक की और इसकी पूरी समीक्षा। तो हमने देखा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि कितने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कहाँ लंबित है और वैसे मामलों में जो कदाचार के मामले हैं उसमें डिसमिसल तक की सजा दी जा सकती है। तो वैसे मामलों में डिसमिसल आखिर कितने हुए? एक अभियान चलाया गया था तो पुलिस महकमे में जो इस तरह के मामले थे उसको काफी तेजी से निष्पादित किया गया और डिसमिसल हुआ। लेकिन सिविल साइड में बहुत सारे मामलों में जो डिसमिसल हो सकता है अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हमने कहा कि सारे लोग विस्तृत समीक्षा कर लें और हमने अपने स्तर पर वो उस दिन तय किया है बातचीत करने का, जिसमें सारे विभागों के सचिव, प्रधान सचिव और जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें नियुक्ति पदाधिकारी या तो डीएमई है या नियुक्ति पदाधिकारी विभाग के सचिव, प्रधान सचिव हैं। तो वैसी परिस्थिति में आखिरकार जितने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हैं उनकी क्या स्थिति और इसकी पूरी समीक्षा मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर पर की जा रही है और 15 तारीख को मेरे समक्ष सारी बातें आएंगी और हमारी यही कोशिश होगी कि ये मामले जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग थे वो तेजी से निपटाए जाए। ऐसा न हो कि न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी पेंडिंग रह जाए। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाना चाहिए। तो इन सब विषयों पर समीक्षा के लिए बैठक रखी और समय समय पर हम जो भ्रष्टाचार के विरोध में जो कदम उठाए जाते हैं और जिसमें तेजी से पकड़ धकड़ होती है उसकी समीक्षा हम करते रहते हैं। ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें ये कार्रवाई की जा सकती है और की भी जाती है, लेकिन हमें देखना है कि ऐसी कितनी कार्रवाइयां लंबित हैं। तो जितनी लंबित कार्रवाइयां हैं उन सबों को तार्किक परिणति तक पहुंचाना है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जो रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़े गए या हमारी कई एजेंसियां जांच करती रहती हैं। अब जैसे एक उदाहरण हम देंगे कि किसी ने संपत्ति अपनी घोषित की, सबको घोषित करना है, लेकिन अन्यथा अगर सरकार की जांच एजेंसियों को यह पता चला कि इनके पास कुछ ऐसी संपत्ति है जिसका इन्होंने विवरण नहीं दिया, तो उस पर दो तरह की कार्रवाई होगी। एक कार्रवाई है कि जो विवरण नहीं दिया और उनके पास ज्यादा संपत्ति है तो वो आय से अधिक संपत्ति का भी मामला बनेगा, लेकिन साथ साथ चूंकि आपसे कहा गया कि आप अपनी संपत्ति की विवरणी दीजिए और आपने कुछ छिपाया तो यह कदाचार है, मिसकंडक्ट है, सर्विस रूल के मुताबिक। और जब अगर मिसकंडक्ट है तो इसकी सजा सेवा से बर्खास्त करने की। तो इस प्रकार के मामलों की गहन समीक्षा की जा रही है, हमने निर्देश दिया है और मेरे स्तर पर उस दिन स्पष्ट तौर पर होगा और जितने इस तरह के पेंडिंग मामले हैं ऐसे सैकड़ों मामलों का भी निपटारा हो जाए तो संख्या जाना चाहिए और एक समय सीमा के अंदर उसका निपटारा हो, प्रक्रिया को अपनाते हुए
प्रक्रिया को अपनाते हुए ही अपने काम को करना है, लेकिन ऐसा न हो कि कोई मामला महीनों और वर्षों लंबित रह जाए और एक भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्टाचार करने के बाद भी सेवा में बरकरार है। तो इस एंगल से और हम किसी भी काम को तार्किक परिणति तक पहुंचाते हैं, ये हमारे उस कदम का हिस्सा है। आप सब लोगों को मालूम है कि 2010 के विधानसभा चुनाव अभियान में मैंने 3 मुख्य बातें कही थी। एक कही थी कि भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्त की जाएगी, उनके मकानों में बच्चों का स्कूल खोला जाएगा, वो सिलसिला शुरू हो गया। और भी तो हमने वायदे किए, उन सब पर भी लगे रहते हैं। जैसे हमने कहा कि सब गरीबों को खाना उपलब्ध कराने के लिए हमारे बीपीएल सूची को केंद्र सरकार नहीं मान रही है, तो जितने को नहीं मान रही है उनको अपनी तरफ से देंगे, उस दिशा में हमने काम किया। और अब तो खाद्य सुरक्षा कानून आ गया, 1 फरवरी से उसको लागू किया जाएगा। और बिजली देंगे तो बिजली में निरंतर सुधार हो रहा है और बिजली के लिए पूरी समीक्षा हो रही। तो 3 मेरा जो प्रमुख काम था, ये हमारा रूटीन काम। आपको लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, आप पार्टी को, तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि साध्वी का ये ड्रामा है। आपको लगता है कि आपका जो प्रभाव बढ़ रहा है उससे बीजेपी को नुकसान होगा, या वो ड्रामा है? नहीं, इसका कोई आकलन हमारे पास नहीं, इसका कोई आकलन हमारे पास नहीं। लेकिन सरकार जैसे अब तक बोल रही है, केजरीवाल साहब बोल रहा है, तो क्या कहेंगे? ये पूरा का पूरा मामला मीडिया में छाए रहने वाले लोगों के बीच का है। इसमें मीडिया में उपेक्षित तबकों का कोई इसमें कोई राय नहीं हो सकती। ये मीडिया में छाए रहने वाले लोगों के बीच का संग्राम। आप इससे बाहर? बिल्कुल बाहर है। छाया कौन है? तो आप लोग हाँ, उन्होंने हमारे, चूंकि वो समस्तीपुर के हैं और आप सबको मालूम है कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद हमने विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक श्री गंगवार को वहाँ भेजा था और एक अधिकारी और गए थे और उन लोगों ने पीड़ित परिवार को कुछ सहायता राशि भी दी। मुख्यमंत्री राहत कोष 1 लाख रुपए तो वहाँ मिले थे और हमारे अधिकारियों ने वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की थी, फोन से भी, और हमारे अधिकारी वहाँ मिले भी थे लोगों से और इस मामले के बारे में अपनी चिंता भी प्रकट की थी। तो अभी 2 दिन पहले और उसके बाद हमारे मंत्रिमंडलीय सहयोगी श्री विजय चौधरी और हमारे पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, कई लोग उस गांव में गए थे जहाँ के इस परिवार के लोग मूल निवासी हो, समस्तीपुर के थे। तो परसों मुझे मेरे सहयोगी श्री विजय चौधरी जी ने कहा कि वे आपसे मिलना चाहते, तो हमने कहा जरूर मिले। तो कल ही मिलने का था, लेकिन उनका ट्रेन काफी विलंब से आया, इसलिए आज हम उनसे मिले। क्या बात है जरूर सुने। उसमें कोई आपके तरफ से कोई इंटरवेंशन तो पहले ही कर चुके, पहले ही हम लोग अपनी तरफ से जो कर सके, और उनको हमने ऑफर दे रखा कि भाई अगर आपको वहाँ दिक्कत है तो यहाँ अगर पुनर्वास की आवश्यकता है तो लोग सरकार की तरफ से विशेष तौर पर पहल करने को तैयार है। लेकिन आज जो स्वयं मिलने आ रहे हैं उनकी बात सुनिए। स्वामी रामदेव की अपील पर गौर किया आपने? कल उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए नीतीश कुमार। किन्होंने? स्वामी रामदेव ने। योग वाले तो मुंगेर योग विद्यापीठ का जो योग आप पहले उनकी तारीफ कर चुके हैं, वो भी आपकी तारीफ कर चुके हैं। इसमें क्या बुराई, इसमें क्या बुराई है? योग के मसले में तो जो सलाह है वो क्या प्रासंगिक है? हमने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सरकार का अभी तक कामकाज रहा है सर, तो किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे? अब बताइए, हम अपना काम देखेंगे, दूसरे के काम तो अपने काम से फुर्सत ये है। और देखिए एक बात है, हर इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपना काम कानून और संविधान के दायरे में अपने ढंग से करने का अधिकार है। किसी को भी वक्त मिलना चाहिए अपने ढंग से कोई काम कर रहा। अब उसको आप डेली बेसिस पर अगर उसकी समीक्षा करने लगेगा तो ये तरह ये अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार अब आगे नहीं करने का फैसला किया है,
क्या आपको लगता है कि जनता दरबार करना कोई आसान काम नहीं है? नहीं, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि 8 साल से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चल रहा है और उसमें कई उसका परिमार्जन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। पहले हमने जब शुरू किया तो सप्ताह में 2 दिन करते थे और आपको मालूम है जहाँ बैठे हुए ये भूसा घर था, इसी को ठीक ठाक करके इससे शुरू किया, फिर बाहर में हमने शुरू किया, फिर इसके लिए अलग जगह बनाई गई, वहाँ बैठने लगे लोग और आपको मालूम होगा पूरा सड़क ये भरा रहता था और हम लोगों के बीच लेते रहे एप्लीकेशन लोगों की बात सुनते रहे। फिर उसके फॉर्मेट में परिवर्तन हुआ, फिर हमने तिथिवार विभागों को बांट दिया। तो ये कई साल से अब विभागवार जो हम सुनते हैं वो चल रहा है। और मैं आपको अपने बारे में कह सकता हूँ कि हमने ये शुरू किया है और हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे और जिस दिन हम डिसकंटिन्यू करते हैं उस दिन शायद हम अपने कुछ हमारे नहीं कर पाएंगे। ये काम मेरा अपना शुरू किया हुआ है और नहीं कहीं से हमको इसके लिए कोई पूर्व उदाहरण था, वो पूर्व उदाहरण जैसा नहीं था। और हमारा ये जनता दरबार में नहीं है बल्कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री हाजिर होते हैं। जनता के दरबार का कार्यक्रम हमने जिलों में और प्रखंड अंचल में भी शुरू कराया और ये सरकार के निर्णय के अनुरूप हो रहा है और ये सरकार का एक नियम है कि सब लोग निर्धारित तिथि पर जनता के दरबार में उपस्थित हों और उसको धीरे धीरे हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव किया। एक चीज़ को कंप्यूटराइज किया गया है और वो भी स्टेटस को आप जान सकते हैं। तो ये लंबे दौर से चल रहा है और इसमें काफ़ी परिमार्जन हुआ है और मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हमारा जनता दरबार जारी रहे। बेहतर संचालन के लिए टिप्स देना चाहेंगे? दे सकते हैं। ये मेरे स्वभाव हमारा यकीन बड़बोले पर अरविंद हम केजरीवाल अपना काम करते हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं और ऐसा करने का सबको अधिकार है। अगर वो आना चाहे आपका व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि जनता दरबार हमारे जनता के दरबार की व्यवस्था को देश और विदेश के कई लोग आकर देख चुके हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो मेरा इसके बारे में कुछ नहीं और न हम किसी को कहने गए हैं कि आइए और देखिए। लोग आते हैं, देखते हैं और भाई हमने अपने ढंग से इसको वोट किया है, सबको अपने अपने ढंग से वोट करने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जनता दरबार नहीं, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री उपस्थित हों ये कार्यक्रम। गठबंधन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रामविलास पासवान ने अभी खबर आई इस तरह की कि वो उन्होंने सुझाव दिया कांग्रेस को कि जेडीयू को साथ देना बेहतर है। सस्पेंस अगर नहीं रहेगा तो आप लोग कयास क्या लगेंगे? सस्पेंस कयास नहीं लगाइएगा तो खबरें क्या बनेगी? रामविलास में कह रहे हैं कि जेडीयू से परहेज नहीं है, क्या आपको उनसे परहेज है? ये सब राज की बात है। राज की बातें हैं, राज को राज ही लालू जी वही कहते हैं, लालू जी वही कहते हैं राज की बात है। अब वो क्या कहते हैं सामने जाके पूछ लीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा अगर आना चाहें। मुख्यमंत्री जी, जो डीजीपी ने एक पत्र लिखा था सीआरपीएफ डीजी को, उस पर क्या गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट उससे सहमत नहीं है, सरकार ने कम्युनिकेट कर दिया। वो एक विशेष परिस्थिति में ऐसा लगता है कि डीजीपी ने कुछ अपनी बात लिखी होगी सीआरपीएफ के डीजी को, लेकिन सरकार की सहमति उस पर और सरकार सहमत नहीं है। चिट्ठी वापस लेने की कोई बात? अगर सरकार ही सहमत नहीं है तो बात खत्म हो गई। सरकार के वहाँ से गृह मंत्रालय से आया था कमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास, तो उससे हम लोगों को ये मालूम हुआ और उसके बाद उसको डील करने के बाद गृह विभाग का प्रस्ताव आया, सहमति संसूचित, असहमति संसूचित और काफी पहले जब ये खबर वगैरह आई है उसके पहले ही 86 के बयान के पहले
मंत्री जी, होम मिनिस्टर के लेटर के बारे में आपने कहा था कि आप उसका जवाब लिखेंगे। आपने आज शायद जवाब मेरे कार्यालय में उसका ड्राफ्ट आया, लिखने का हमको वक्त नहीं मिला है। जैसे ही हमको देखने का फुर्सत होगी, देखने की फुर्सत होगी, हम देख के जवाब देंगे। जवाब तो हर पत्र का जाता है, पत्र का जवाब भी जाएगा। लेकिन मुझे आज पता चला है, हमारे प्रधान सचिव ने हमको बताया है कि जवाब का प्रारूप आ गया है, तो हम देखेंगे। बिहार के हिस्से में कटौती की बात कही जा रही है, 3000 करोड़ रुपए कम मिलेंगे बिहार को। ऐसी संभावना है, क्योंकि अभी के 15 दिन पर सेंटर का पैसा रिलीज होता है, वो किस्तों में आता है। तो अभी पिछले किस्त में जो पैसा आया है, उसमें जो जितना आना चाहिए था उससे 600 करोड़ कम आया। उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वहाँ रिसीट्स कम है या क्या दिक्कत आई है, इसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि भाई हमारे राशि की कटौती भी होनी चाहिए, वरना इसका खराब असर पड़ेगा। क्योंकि जो बजट में आकलन किया गया है और जो प्रोजेक्शन से वो सहमत होते हैं, उसी को बजट में डाला जाता है। और इसके अलावा झारखंड से भी आना था 2000 करोड़ रुपया, वो भी केंद्र सरकार नहीं दिला पाई। तो हम लोगों को 3000 करोड़ अंदाज एक लग रहा है कि कुल मिला करके अगर यही ट्रेंड रहा तो कम सकता है, कोई जरूरी नहीं कि कम है। लेकिन अगर एक 15 दिन में जितनी कमी आई है उसको अगर हम मान लें तो उससे आकलन होता है। फिर झारखंड का भी पैसा जो उनको दिलवाना चाहिए था, हमारा टीम, जो कि केंद्र सरकार ने बिहार रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक उस पर फैसला दे दिया। और फैसला देने के बाद पेंशन आदि के मद का जो पैसा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। तो इसलिए हमारे रिसीट्स में कमी की संभावना हो रही। तो हम नहीं चाहेंगे कि भारत सरकार हमारे राशि में कोई कटौती करे, और इसके लिए हम लोग कह भी रहे हैं। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपटीशन छात्राएं हैं, उनका कम्पीट करेंगे, लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा है। सारा पॉलिटेक्निक का खाली है सीट, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 40% अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण। और आज हमने साइंस टेक्नोलॉजी के प्रधान सचिव से पूछा है, उन्होंने बताया है कि शायद एक न्यायिक आदेश है कि सितंबर के बाद एडमिशन नहीं होगा, उसके कारण वो फंसा हुआ। लेकिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि उसकी तारीख शायद कल है या इधर ही, तो सब लोग उसमें प्रे करेंगे। और इस बात को देखा जाना चाहिए कि उसके पहले ही सारा काम है। हंगामा तो भाई अब आप लोगों को देखेगा तो लोग नहीं थोड़ा सा बोलेगा, तो हाईलाइट हो जाता है। अच्छा, कहीं को तो हम ही कह देते हैं कि हमको भी करो, जरा उधर भी करो। हमारा पुराना साथी है आंदोलन का, उसका लड़का आता हर बार पर हंगामा किया, आप लोग खूब छापे। तो मुझसे पूछे मीडिया पे आया था कि नहीं तुम लोग हंगामा कहा कि नहीं, हमने पिछले बार की थी कि भाई इसका ठीक से छापिए तो संतोष हो जाए। तो हम भी तो भेज देते हैं। अब आप लोगों को बैठे देखते हैं तो खराब लगता है, तो आपको भी मिलना चाहिए। आप कोई नियोजन वाले मामले में, तो नियोजन के मामले में तो शिक्षा विभाग की जो जानकारी थी हम चिंतित है। लेकिन आप जानते हैं कि नियोजन इकाइयां पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगर निकाय हैं, और टीटी का होना ही है पात्रता परीक्षा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक अब शिक्षक के नियोजन के पहले उनको पात्रता की परीक्षा पास करनी है। तो सरकार पात्रता परीक्षा आयोजित करती है, उसके चयनित लोगों की सूची प्रकाशित करती है, उन्हीं में से बहाली होगी। अगर राज्य सरकार को बहाली करना रहता तो हो जाता, लेकिन बहाली तो करना है नियोजन इकाइयों को। तब उसमें उनको भी लगता है कि भाई इतने साल महीनों से हमारा पेंडिंग है, हो जाए। और शिक्षा विभाग भी चाहता है, इसलिए पंचायती राज एक्ट और सबको मिला करके ये लोग नियमावली भी ला रहे हैं, और हो सकेगा कि एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, ताकि समय सीमा के अंदर लोगों का नियोजन हो जाए। लेकिन चूंकि करना है नियोजन इकाइयों को, और नियोजन इकाइयां हैं पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकाय, वहां से अगर नहीं हो पा रहा है तो समयबद्ध करवाने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है। अगर वो बेअसर है तो फिर काम तो उसके बारे में बात हो रही। लेकिन स्वाभाविक है ना, वो इतने दिन से डी पास है, बैठा हुआ है, अधीर हो रहा है, तो
कोई जोर से बोलता है तो हम तो कहते हैं भाई ऊंचा सुनते नहीं है, तो जरा भड़क जाता है तो तुरंत आप लोगों की तरफ जोर से सुनाने लगता है। तो हमको कहाँ परेशानी है? हमको तो कोई परेशानी नहीं है, ये आखिर लगाते ही है। ये खुला है, पारदर्शी है, कौन क्या बोल रहा है, कोई नारा लगा रहा है, कोई धरना पर बैठ जा रहा है, ये उसका अधिकार है, लागू करते हैं। और ये कठिन काम हमने स्वयं शुरू कर किया है, ये किसी ने कहा तो है नहीं। कठिन काम के सब तरह के उसके अर्थ होते हैं, तो दोनों ने देखेंगे, उसका प्लस भी है माइनस भी है। हम आप लोग से एक्सपेक्ट करेंगे लोग हल्ला कर रहा है उसको मत दिखाइए, अब वो हल्ला करना उसका बेकार हो जाएगा अगर आप नहीं दिखाइए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा का स्वागत किया, कहें कि चाहे तो वो पार्टी में आ सकते। अरे हम तो आपका भी स्वागत कर रहे हैं, लोगों की पार्टी उदार पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमसे अगर गंभीरता पूर्वक पूछेंगे तो मुझको नहीं लगता है। शत्रुघ्न सिन्हा जी से मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और उसी तरह से उनके ताल्लुकात हम सब लोगों से अच्छे हैं, सिर्फ हम ही से अच्छे नहीं हैं। उनके ताल्लुकात उन लोगों से भी अच्छे हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नहीं, ये हम नहीं करते, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान नेता, ऐसे कई अवसर आए हैं जब लगता है कि बहुत नाराज हैं, लेकिन देखते हैं उनकी नाराजगी फिर दूर होती है और तेजी से काम भी करते हैं पार्टी के। बंगाल का जो परिवार आपसे मिलेगा वो लोग एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं सीबीआई जांच की, आपको लगता है फिट केस है सीबीआई जांच के लिए होना चाहिए? देखिए, अब एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरा स्वभाव दूसरे राज्य के मामले में दखलंदाजी है। वो मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, वो क्या करते हैं समझेंगे। हम लोगों की पूरी संवेदना है और जो हम लोग कर सकते हैं उनके लिए वो जरूर करना चाहिए, लेकिन जो बात मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन फिर हम क्या करना चाहते हैं पहले सुने, हम पहले से कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। उसको तो मालूम भी नहीं था कि वो हमसे मिलने आ रहे हैं, ये मीडिया की बड़ी खबर बनेगी, इसके बारे में कोई एहसास नहीं। लेकिन हमने देखा कि ये बड़ी खबर बनी हुई और पटना के वरिष्ठतम छायाकार कृष्ण मुरारी किशन जी आज इसी कारण यहाँ बैठे हुए। वरिष्ठतम और फिर महा कहिएगा, कुशल कहिए, कुशल ऋषि अब ना से हाँ हाँ सर 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 अभी मदन जी मदन जी सर अभी सर हमारे भी संजय जी कहाँ? संजय झा तो ऑन डिमांड है, तो 4 बार आप नाम नहीं लिए सब लोग संजय भैया ऑन डिमांड आवे चाहिए ना, ऑन डिमांड से ऑन डिमांड विजय भाई ठीक है। प्रभाकर जी भी आए हुए हम लोग के पिछले के हमारे घर के बगल के क्या जी आइए, उनके तो निहाल मिथिला में है। तो अपना टेबल टेनिस में बुलाया हमको, हमारा बड़ा खिला पब्लिसिटी कराया।
आपसे पहले से तय था कि बोलना कुछ नहीं, अखबार लिखा कि बोले ही नहीं। प्रोग्राम नहीं, सब फलतुआ प्रोग्राम है बोलते। यार पापड़ दही है, बाकी सब लोग फलतू चुका है नहीं बैगन भाई टमाटर सब ज्यादा है। ठीक है।